जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक और नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें होगी आपकी इंग्लिश ग्रामर। और ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग काफ़ी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, उसी टॉपिक को आज हम भी कुछ आसान भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश हम ऐसी करेंगे कि आपको इंग्लिश का ये जो टॉपिक है वो समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। और चाहे आप एक स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट हो या कोई कंपटीशन दे रहे हो, आप कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल हल करने में कोई तकलीफ ना हो। देखिए, स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए भी और आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लोगों के लिए भी या बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आज होने वाला है। तो दोस्तों बने रहना आप हमारे साथ। आइए हम शुरू करते हैं एक और नया सेगमेंट जिसका नाम है मॉडल्स। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन पे ऑल वाला नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल्स। देखिए दोस्तों, मॉडल्स का जो बेस है वो शुरू होता है वर्ब्स के साथ। देखिए, मॉडल्स ऐसे नहीं है कोई मॉडल्स कुछ है, मॉडल को मॉडल वर्ब्स बोला जाता है। अब मॉडल वर्ब्स है यानी वर्ब्स, अरे यार वर्ब्स भी कितने टाइप की होती है, परेशान नहीं हो गए हम लोग? हो गए। तो हमें जानना होगा कि वर्ब्स के भी क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम काम करते हैं इसका बेस जानने की, इसकी वर्ब्स के टाइप्स जानने की। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो जानेंगे वर्ब्स के बारे में, यानी क्रिया के बारे में। वर्ब किसको बोलते हैं? क्रिया को। अब दोस्तों क्रिया है आपके सामने, क्रिया होती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपके सामने वो है कि एक क्रिया क्या होती है। तो दोस्तों क्रिया क्या होती है? ए वर्ब। क्रिया क्या होती है? ए वर्ब इज अ वर्ड। ए वर्ब इज अ वर्ड, एक शब्द है। इज ए वर्ड। ए वर्ब इज ए वर्ड, शब्द के रूप में या एक फ्रेज के रूप में। एक वर्ब क्या है? एक वर्ड है या एक फ्रेज है। इंडिकेट कर रहा है या बता रहा है या सूचना दे रहा है या खुद को कह रहा है। क्या कह रहा है? इंडिकेटिंग बताता है एन एक्शन, एक एक्शन। क्या बताता है? एक एक्शन बताता है। साथ में कोई इवेंट, एक्शन, इवेंट और स्टेट यानी अवस्था और स्टेट, यानी या तो आपका कोई कार्य हुआ है, ठीक है दोस्तों, या तो क्या हुआ है? कोई कार्य हुआ है, या आपका इवेंट कोई घटना है, या कोई उसकी अवस्था है। तो इन चीजों के बारे में जब बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने हिंदी में एक बात पढ़ी होगी जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि ए वर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज इंडिकेटिंग एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। अब भैया नहीं आया समझ में? कह दो बिल्कुल नहीं आया, कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश समझने की, तो कोशिश करेंगे ना हम। तो देखते हैं इसी को, इन चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए। शी टीचेस अस क्या? इंग्लिश। वो क्या करती है? टीच करती है, इंग्लिश टीच करती है। क्या करती है? इंग्लिश को टीच करती है। तो भैया टीच है, ठीक है, ये क्या है? इसकी वर्ब है। और बता क्या रही है? एक्शन को। अभी जब मैं आपको टीच कर रहा हूं तो एक्शन कर रहा हूं ना, बता रहा है, ये बिल्कुल बता रहा है। द अदर वन, दूसरा सेंटेंस लिख के देखते हैं कि इवेंट कैसे बताएगा। एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हैपेंड एट नाइट। वर्ब क्या है? हैपन, हुआ। हैपेंड क्या हुई? आपकी वर्ब।
घटना घटित हुई, इवेंट हुआ, बता दिया इसने कि भैया मैं क्या हूं, इवेंट हूं। बताया नहीं बताया आपको? बिल्कुल बताया। देखिए दोस्तों, कोशिश करनी है, चीजें आसान है, समझ में आएंगी। ही इज इन पुअर हेल्थ। जैसे मुझे खुद को कल से हल्की हल्की जुकाम सर्दी हो रही है, तो बीच बीच में आपको दिखेगा कि मैं हल्का सा खांस दूंगा आपके सामने, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, अब मैं पुअर हेल्थ में हूं। क्या हूं? पुअर हेल्थ में हूं। इज वर्ब क्या है? इज क्या बता रहा है दोस्तों आपको? स्टेट, उसकी अवस्था। यहां तक कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आज हमें वर्ब समझ में आई है या नहीं आई। एक्शन को परफॉर्म कर दिया, टीच करवा रहा है। इवेंट बता दिया, एक्सीडेंट हैपन हो गया। स्टेट बता दिया, है इन पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य में, मतलब उसका स्वास्थ्य कैसा है? खराब है। यार सिंपल सी बात है, बहुत आसान है और आसान भाषा में हमें समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए वर्ब के बारे में हम कहते हैं कि वर्ब क्या है। क्या आप लोग पढ़ते होंगे कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन भैया क्या सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? क्या बिना सब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के या बिना वर्ब के भी कोई सेंटेंस बन सकता है? बिल्कुल। लेकिन बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट के जरूर एक सेंटेंस बन जाएगा। बिना वर्ब के कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता है। वर्ब जो होती है आपकी, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। लिखिए, द वर्ब क्या है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। एक वर्ब जो है सब्जेक्ट, सॉरी, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा वो सब्जेक्ट वाली बात याद रह जाती है। द वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज ऑब्लिगेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी इवन इन द, कैसी है? ऑब्लिगेटरी है, shortest of sentence, in the shortest of sentence। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। जैसे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सेंटेंस है आपके सामने, स्टॉप सेंटेंस है दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, दे लेफ्ट। सेकेंड क्या है? दे लेफ्ट। और थर्ड सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस आपके सामने, द स्टॉक मार्केट्स फेल, द स्टॉक मार्केट्स फेल, द स्टॉक मार्केट्स फेल। देखिए वर्ब है केवल स्टॉप। स्टॉप क्या है? एक वर्ब है ओनली, लेकिन पूरे सेंटेंस का सेंस दे रहा है आपको। आप ये तो है नहीं यूं ही बोलते रहोगे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नहीं, किसी ना किसी को कहते ही है रुक जा। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट हिडन हो गया कि आप कह रहे हो उससे कि अरे रुक जा भाई, रुक जा, तू रुक जा, आप रुको, कुछ भी आप कहते हैं तो आप उसको क्या कहते हैं? स्टॉप। बिना वर्ब के आप सेंटेंस, आपने कहा आप, सेंटेंस हो गया? कभी नहीं हो सकता। दे लेफ्ट, वे छोड़ गए। किसको छोड़ गए? क्या छोड़ गए? बिल्कुल, वो चले गए। कोई पूछता है कहां चले गए? वो चले गए। अपने आप में सेंटेंस हो गया। द स्टॉक मार्केट्स फेल, स्टॉक मार्केट क्या हो गया? गिर गया।
सब्जेक्ट बना हुआ है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं और आप कोशिश कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, आप अपनी ओर से कोशिश कर लेना, आप बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बना के देख लेना। बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी वर्ब की। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला नहीं है, इसलिए आप पीछे जाकर के एक बार फिर से वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ वर्ब्स कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह की वर्ब्स हमें पढ़नी होती हैं। अब जब पढ़ने ही लग गए हैं तो फिर अच्छे से पढ़ें, और अच्छे से पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ वर्ब्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ वर्ब्स को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वर्ब्स के प्रकार, कितने प्रकार की वर्ब्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक होती है आपकी मेन वर्ब और एक होती है आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है दोस्तों। एक होती है आपकी मेन वर्ब और एक होती है आपकी ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक आपकी ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब। अब जो मेन वर्ब होती है वो कैसी होती है? वो आपकी सेंटेंस को नियंत्रित करने का काम करती है। मेन वर्ब क्या होती है? सेंटेंस को नियंत्रित करने का काम करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब मुख्य वर्ब होती है। किसी भी सेंटेंस की क्या होती है? मुख्य वर्ब होती है। एग्जाम्पल ले हम, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम पाते हैं कि आपकी जैसे कौन सी हो गई? सबसे इजी, ईट, गो, प्ले, ड्रिंक, ठीक है, रीड, ये जितनी भी है कौन सी वर्ब है? प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। इसके अलावा आपकी दूसरी होती है ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो होती है वो कौन सी होती है? बी के रूप, इज, एम, आर वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपके डू के रूप, डज, डिड, डन, डज, डिड और डू हो गई। इसके अलावा आपके हैव के रूप, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी ऑक्सिलियरी है, हैव का रूप हो गया। इसके अलावा आपका एक कैन भी क्या होती है? ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये आपने देखा कि कौन सी आपकी क्या हो रही है? ऑक्सिलियरी। अब हम पढ़ेंगे, चूंकि हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो मॉडल्स किस में आता है? ऑक्सिलियरी में आता है। तो आज हम ऑक्सिलियरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ऑक्सिलियरी है इसके भी दोस्तों दो पार्ट है। एक हो गया आपका PAV यानी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इसमें मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। जी दोस्तों, अब ये हो गया आपके सामने मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी जो वर्ब है वो कौन कौन सी होती हैं। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के हमारे पास तीन रूप होते हैं। कौन से? बी के रूप। बी की कौन कौन सी होती है? बी की होती है आपके एज, एम और आर, वाज और वर, ठीक है। हैव के रूप हैज, हैव और हैड। डू के रूप डू, डज, डिड।
हुआ नहीं हुआ? ये आपकी हो गई प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। इनको प्राइमरी ऑक्सिलियरी क्यों कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब वो होती है जो आपको क्या बताती है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब से आप जानते हैं कि जो आपकी ये वर्ब है वो क्या काम कर रही है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब आपके लिए काम कर रही है कि ये आपकी मेन वर्ब को आपको बताती है कि यहां पर एक्शन परफॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या बताती है कि क्या यहां पर जो आपका एक्शन है वो कंप्लीट हो गया, परफॉर्म हो गया, या हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट में चली जाएगी, ठीक है, या बताएगी आपका ये एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म हो जाएगी। तो इनसे क्या होता है? इनसे आपकी जो मेन वर्ब है वो बताती है कि सेंटेंस में जो आप काम कर रहे हो वो किस प्रकार से हो रहा है। क्या सेंटेंस का काम जो था वो कंप्लीट हुआ, या फिर आपका जो काम दूसरा कौन सा कि हैबिचुअल एक्शन है या कंटिन्यू हो रहा है। तो इनसे आप जानते हो। एक होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब जो होती है ये क्या काम करती है? ये आपके मूड को इंडिकेट करती है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स आपके क्या करती हैं दोस्तों? मूड को इंडिकेट करती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं? तो मॉडल ऑक्सिलियरी में होता है आपके कैन, कोड, मे, माइट, ठीक है, वुड, शोड, ठीक है, ऐसे करके आपकी ये टोटल 13 होती है। तो आप इनको पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। तो ये मैं आपसे बात की, अभी मैंने आपसे किस चीज की बात की कि आपकी वर्ब्स जो है वो कौन सी मेन वर्ब होती है, कौन सी ऑक्सिलियरी वर्ब होती है। तो ये हमारे सामने हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक बार, क्या पढ़ेंगे कि हम जो ऑक्सिलियरीज के फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ऑक्सिलियरी को ऑक्सिलियरी ही क्यों कहा गया। तो आइए बात कर लेते हैं हम ऑक्सिलियरी के फंक्शंस के बारे में। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको पढ़ ही लें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको मॉडल्स पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन अगर इसका बेस कंप्लीट नहीं होता है, आपको बेस क्लियर नहीं होता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि मॉडल्स कैसे यूज होंगे। आपको बस प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होती हैं? प्रॉब्लम्स यूजेस में ही तो क्रिएट होती हैं। समझ में तो किसी को भी आ जाएगा, पर यूज कहाँ होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आइए हम बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ पे, इनके फंक्शंस क्या क्या है, काम कैसे करती हैं आपकी ऑक्सिलियरी वर्ब्स। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सिलियरीज के फंक्शन, फंक्शंस ऑफ ऑक्सिलियरीज। क्या देखेंगे दोस्तों? फंक्शंस। फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन क्या कह रहा है इसका? फर्स्ट फंक्शन कह रहा है कि ऑक्सिलियरीज आर यूज्ड प्राइमरीली टू शो, मैंने वही बताया था ना आपको, एक्शन के बारे में बताएंगी। ऑक्सिलियरीज आर यूज्ड होती है कैसे? प्राइमरीली, मुख्य रूप से, टू शो, primarily to show whether an action is complete, ठीक है, habitual, कैसा एक्शन? या तो कंप्लीट हो या हैबिचुअल हो, और हो रहा है कैसा? कॉन्टिन्यूअस। Auxiliaries are used primarily to show whether an action is complete, habitual और continuous। जो बात मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताई थी, सेम वही बात इसने कही है कि auxiliaries के फंक्शन ही क्या क्या है। नेक्स्ट है, auxiliaries are also used, auxiliaries are also used
आर ऑल्सो यूज्ड, किस चीज के लिए यूज हो रही है? इन नेगेटिव। देखिए कैसे कैसे यूज होंगी वो देख लेते हैं। नेगेटिव में यूज होंगी, इंटेरोगेटिव में यूज होंगी, नेगेटिव में यूज होंगी, इंटेरोगेटिव में यूज होंगी, और एम्फेटिक स्टेटमेंट्स, कौन से? एम्फेटिक स्टेटमेंट्स एंड एम्फेटिक स्टेटमेंट्स। ऑक्सिलियरीज यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये कहां कैसे कैसे यूज होती है? नेगेटिव में भी यूज होती हैं, इंटेरोगेटिव में भी यूज होती हैं, और एम्फेटिक स्टेटमेंट जहां पर जोर दिया जाता है, जहां पर जोर दिया जाता है किसी काम के लिए। मैंने कहा आपसे, क्या कहा आपसे मैंने? यू डू स्टडी हेयर। स्टडी करना भी वर्ब और ये भी वर्ब, लेकिन ये डू अगर इसके साथ यूज हो रहा है तो क्या कर रहा है? इसको एम्फसाइज कर रहा है, एम्फेटिक बन रहा है इसके लिए। मतलब इस स्टेटमेंट पर क्या कर रहा है? ये जोर दे रहा है कि आपको यहां अध्ययन करना ही है। मतलब कि ये इसके लिए क्या कर रहा है? इस पर थोड़ा सा जोर देने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ऑक्सिलियरीज का। नेक्स्ट है, ऑक्सिलियरी वर्ब के यूज से किसी सेंटेंस का बाकी बचा क्लोज डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे ऑक्सिलियरीज के यूज से किसी भी सेंटेंस का बाकी बचा भाग डिलीट भी हो सकता है, डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने कहा मुझसे, जैसे कि हम पूछते हैं ना, सिंपल सा सेंटेंस होता है हमारे सामने, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? आपको इसका आंसर, ये आपका क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर दे दिया सीधा, यस यू मे। अब अगर मैं ये कहूं आपसे, यस यू मे कम इन, बाकी बचा पार्ट आया यहां पे, डिलीट कर दिया। हुआ नहीं हुआ? बहुत आसान है, करना है बस, नथिंग इज डिफिकल्ट, बट यू हैव टू डू इट। आपको ये करना ही होगा, बहुत आसान है। तो लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद दोस्तों, इसके हमने फंक्शंस देखे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव में भी फॉर्म हो जाएगी, ये इंटेरोगेटिव में भी फॉर्म हो जाएगी, ये सब में आएगी आपकी ऑक्सिलियरीज, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि अभी ऑक्सिलियरी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं वो आप देख लीजिए एक बार। ऑक्सिलियरीज की फॉर्म, रूप, ऑक्सिलियरी के भी तो रूप होंगे ना, कौन कौन से रूप होंगे वो भी तो देखने पड़ेंगे हमें अभी। नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म, एम्फेटिक फॉर्म, सारी चीजें देखेंगे हम इसकी। तो आइए, ऑक्सिलियरीज फॉर्म, ऑक्सिलियरीज फॉर्म, रूप ऑक्सिलियरी के कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आएगा आपका
नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव कौन सा रूप होता है? ऑक्सिलियरी का। ठीक है, अब नेगेटिव जो है ये दो तरीकों से फॉर्म किए जाते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। तो भैया कौन कौन सा तरीका है? बाय एडिंग एंटी टू द ऑक्सिलियरी। देखिए एक सेकेंड, आपको इसको दो तरीकों से नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो दो तरीकों से क्या हो गया? हाँ, एक तो हो गया एंटी को जोड़कर, ऑक्सिलियरी में एंटी को जोड़कर या नोट को जोड़कर। नोट को जोड़कर। अब देखिए आप कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव। देखिए दो तरीके के सेंटेंस लिख दिए मैंने, एक साइड अफर्मेटिव और दूसरा लिख दिया मैंने नेगेटिव। ठीक है, अब हम सेंटेंस के माध्यम से ही जानेंगे इसको, ऐसे तो जाना नहीं जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा शी इज ए टीचर। शी इज ए टीचर। बनाओ भैया इसकी नेगेटिव फॉर्म। बन गई, शी इज नॉट ए टीचर। बनी नहीं बनी नेगेटिव फॉर्म? बिल्कुल बन गया। लेकिन इसी की दूसरी नेगेटिव फॉर्म, शी इजंट ए टीचर। अब जो ये फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसको हम बोलते हैं। इज नॉट, इजंट जो होती है वो शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसकी कहलाती है। तो बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? सिंपल सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो एंटी जोड़ते हैं या नोट जोड़ते हैं। अब देखिए ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, देखिए इसके लिए हम एक चीज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हाँ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसका यूज सामान्यतः स्पीच में किया जाता है। स्पीच में किया जाता है। अरे भैया मतलब कि जब बोलेंगे तभी तो इसका यूज लेंगे ना। लिखते टाइम हम ज्यादातर समय जब भी लिखेंगे, जब भी हम पेपर पेन पे लिख रहे हैं, पेपर और पेन के साथ लिख रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? इज नॉट यूज करेंगे ज्यादातर समय। आप ये कर सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, पर इसका यूज हम ज्यादातर कैसे करते हैं? स्पीकिंग के टाइम पर। कब करते हैं दोस्तों? स्पीकिंग के टाइम पर। तो वही आपकी नेगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट होगी आपकी इंटेरोगेटिव फॉर्म। भैया इंटेरोगेटिव फॉर्म कौन सी होती है वो भी हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म, INTERROCATIV, इंटेरोगेटिव फॉर्म आई है ना। अब जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है वो क्या बनेगी? तो इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी की पोजीशन एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, बस इतना सा होता है। ऑक्सिलियरी की इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑक्सिलियरी का स्थान बदल देते हैं। स्थान बदल देते हैं, बस एक दूसरे के साथ। कैसे करते हैं? एक दूसरे स्थान बदल देते हैं। इससे बीच में लिख लेना आप, एक दूसरे से, स्थान एक दूसरे से बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। कैसे बदलेंगे भैया? अफर्मेटिव और इधर बना दिया हमने इंटेरोगेटिव।
अफर्मेटिव या असर्टिव, जो भी आप इसको कहें, ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा, शी इज ए टीचर, वही आपका परमानेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट दे दिया आपने। अब शी इज ए टीचर जो स्टेटमेंट दिया है, इसी को हम केवल ऑक्सिलियरी को पहले लाए, सब्जेक्ट को बाद में लाए। इज शी ए टीचर, हो गया, डन। केवल जगह चेंज करते ही आपने क्या कर दिया, आपने इसकी जगह चेंज करते इसको इंटेरोगेटिव का फॉर्म बना दिया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम। एक और लिख के देख लो, दे कैन डू दिस सम, वो इसका जोड़ कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करेंगे हम, कैन दे डू दिस सम। बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम, केवल जगह से जगह चेंज। ही विल हेल्प अस, हमारी मदद करेगा, विल ही हेल्प अस। कहीं कोई प्रॉब्लम दोस्तों, इसको फॉर्म करते हुए कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही होगी। इसी प्रकार जब हम इसकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, कौन सी फॉर्म? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जब इसकी फॉर्म बनाएंगे तब क्या करेंगे? तो भैया ऑक्सिलियरी को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नोट लिख देंगे, ठीक है। रिटर्न का तो हो गया, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको अभी हम देख लेते हैं, एक सेकंड, है ना। आपकी इंटेरोगेटिव फॉर्म तो आप जान गए, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी आपको सबको पता है कि नोट को थर्ड प्लेस पे फॉर्म करने के बाद आपकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव की फॉर्म बन जाएगी। लेकिन जो आपकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी उसको कैसे बनाओगे? तो लिखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसको आप कैसे बनाओगे, आपको तो बस ये देखना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते समय ऑक्सिलियरी को पहले स्थान पर तथा उसके बाद सब्जेक्ट का नोट आता है। कैसे लिखा? ऑक्सिलियरी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बन गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, अब लिखो इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऑक्सिलियरी प्लस एंटी प्लस सब्जेक्ट होगा। लिख लो, काम की बात है। और कैसे होगा वो देख लो आप। सेंटेंस लिख दिया आपका यहां पे इंटेरोगेटिव और यहां पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इज शी ए टीचर? मेरे भाइयों देखते रहना इसको। इज शी ए टीचर? इजंट शी ए टीचर? इज शी नॉट ए टीचर? फटाफट नोट डाउन करो। इज शी ए टीचर, इज नॉट शी ए टीचर, या इज शी नॉट ए टीचर? बोथ आर करेक्ट, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख रहे हो तो ऑक्सिलियरी प्लस एंटी प्लस सब्जेक्ट करना होगा। तो ये बात हो गई आपके इनकी फॉर्म्स की होगी। किसकी बात हो गई दोस्तों? फॉर्म्स की हो गई। अब इसके बाद जब हमने सारे इसके फॉर्म्स देख लिए हैं, तो अब जब हम बात करेंगे किसकी, कम से कम कुछ मॉडल्स हम पढ़ लेते हैं। उसी मॉडल्स के स्टार्टिंग में आज आपका पहला मॉडल हम पढ़ेंगे कैन। क्या पढ़ेंगे मित्रों? कैन। कैन जो हमारा मॉडल है वो यूज होगा किस किस चीज के लिए यूज होगा, सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। उसका कौन सा यूज है, कैसा यूज है, कहां यूज है।
आइए देखते हैं मॉडल वर्ब्स में फर्स्ट है आपके कैन या कुड, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही चलेंगे ये, तो इनको हम साथ ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैन का पहला यूज अब हम पढ़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, किस किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है ये, पावर, ठीक है, एबिलिटी, ठीक है, इसके अलावा आपकी कैपेसिटी टू डू समथिंग। पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी आपकी योग्यता, और कैपेसिटी यानी आपकी क्षमता। कैन का यूज इनके लिए होगा भैया, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। रुक जाइए, आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही हैं, पढ़ेंगे वो, पर अभी रुकिए थोड़ा सा। पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, इनके लिए कैन का यूज होता है। कैसे कैसे हो रहा है वो तो देखो। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर when the sale of this drug can ban the sale of this drug, कि इसकी जो सेल है उसको क्या कर सकता है, बैन कर सकता है। तो यूज किसका करेंगे, यूज करेंगे हम कैन का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, कैन का यूज। किसके अर्थ में, पावर के अर्थ में, क्योंकि पावर किसको है, पावर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। द सेकेंड वन, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद प्ले चेस, चेस खेलेगा, कैसे खेलेगा, ब्लाइंड फोल्डेड। विश्वनाथन आनंद क्या कर सकता है, चेस खेल सकता है, और वो भी कैसे, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके, आंखों पर फोल्ड करके, पट्टी बांध करके। ये उसकी क्या है, एबिलिटी है। आप जानते हैं विश्वनाथन आनंद कौन है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, ही इज द मोस्ट नॉन प्लेयर इन द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ही हैज वॉन मैनी वर्ल्ड टाइटल्स इन चेस। दुनिया के कुछ बेहतरीन चेस प्लेयर्स में से एक है विश्वनाथन आनंद, इंडिया के बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका दिस जग, दिस जग, इस जग में होल्ड 2 लीटर वाटर। इस जग की ये क्या है, कैपेसिटी है। तो बताइए आया नहीं आया समझ में। जग के अंदर आपने कितना पानी भर लिया, 3 लीटर पानी आपने इसके अंदर भर लिया। अब देखिए इसी का सेकेंड वन, कैन नॉट या कांट का यूज, एब्सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए होता है, बताने के लिए होता है। कैनॉट और कांट यूज्ड टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी।
हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, कैसे भी आप बोल सकते हो। जैसे ही इज लेम, मैंने कहा आपसे ही इज लेम, जिसे किसी को पैर में चलने में प्रॉब्लम है, वो लंगड़ा है, ठीक है। ही इज लेम रन फास्ट। अब एक आम व्यक्ति की तुलना में वो उतना तेज दौड़ पाएगा क्या जिसको पैर में प्रॉब्लम है, जिसको चलने में प्रॉब्लम है? तो क्या वो दौड़ सकता है? तो वो नहीं दौड़ सकता। तो भैया आप क्या लिखोगे? कांट। और यहां क्या बता रहा है? एब्सेंस, सॉरी यहां पे उसने सिर्फ इतना ही लिख दिया, एबिलिटी। तो आपको तो यहीं से समझ में आ गया कि जो लंगड़ा आदमी है वो नहीं तेज दौड़ सकता, मतलब कि उसकी एबिलिटी क्या है? एब्सेंट है। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे हम कि कैन किसके साथ यूज होता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ। कैन प्लस वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी महसूस की जाने वाली क्रिया। महसूस की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? वो होती है आपकी हियर, फील, और क्या नाम आपकी स्मेल, ठीक है। ये आपकी कुछ क्रियाएं हैं जो आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। सी, टेस्ट आदि। इन वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ भी क्या यूज होता है? कैन यूज होता है। क्या होता है? कैन यूज होता है। जैसे आई कैन हियर मरमरिंग, जो आप बिल्कुल धीरे धीरे बुदबुदा की बात करते हो ना, उसके लिए आप किसका यूज करते हो? मरमर का। आप क्या यूज कर सकते हो? कैन। आई कैन हियर मरमरिंग, आई कैन स्मेल समथिंग। स्मेल यूज हो गया। स्मेल से पहले आप क्या कर दोगे? क्या कर दोगे आप? समथिंग। कैन का यूज करोगे ना, बर्निंग देयर। मैं स्मेल कर सकता हूं कि वहां पर क्या है? कोई चीज, समथिंग बर्न हो रही है, जल रही है। बर्न हो रही है, जल रही है, इसको आप क्या कर सकते हो? समथिंग आप कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, कैन के साथ मिलकर, कैन के साथ मिलकर कुछ होने का आभास करवाती है। कुछ होने का आभास करवाती है, मतलब कि भाई साहब कुछ हो रहा है। आप मरमरिंग यानी वो धीरे धीरे बोल रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है। नेक्स्ट लिखो, कैन का यूज परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। कैन किस चीज के लिए होता है? एक तो होता है परमिशन के लिए और एक होता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो परमिशन के लिए कैसे यूज होता है? कैन आई गो आउट नाउ। आपने क्या करी? परमिशन ले ली। क्या कर ली दोस्तों? परमिशन ले ली, ठीक है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी के लिए
इट बी ए मर्डर। मर्डर होने की अगर संभावना है तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे दोस्तों कैन। पॉसिबिलिटी के लिए हुआ नहीं हुआ यूज? परमिशन के लिए हुआ या नहीं हुआ यूज? जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो जनरल में परमिशन ले रहे हो या मोर इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हो तो आप किसका यूज करते हो? कैन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? कैन का यूज करते हो। तो आपने ये सब पढ़ा। अब बात करेंगे हम कैन के बाद इसी के चैप्टर के साथ कुड की। कैन और कुड अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी के साथ हम किसकी बात कर लेंगे? कुड की भी बात कर लेंगे, क्योंकि है तो कैन का भाई ना। कैन का पास्ट रूप ही तो है, कुछ अलग थोड़ी है। तो कर लीजिए आप इसकी भी बात। आइए बात करते हैं कुड की। कुड जो है कैन के पास्ट फॉर्म में यूज होता है। कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब कि जहां पे आपको पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी, जैसे कहेगी 5 साल का था तो बहुत तेज दौड़ता था। व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड आई कैन रन इतने किलोमीटर्स पर डे, 5 किलोमीटर्स पर डे, 10 किलोमीटर्स पर डे। तो आपकी क्या है? पास्ट की एबिलिटी, पास्ट में पावर, पास्ट में पॉसिबिलिटी, सबके लिए किसका यूज करते हैं? कैन का और सॉरी कुड का। और कुड का दूसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या करता है? पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है। जैसे सेंटेंस लिखिए, यू ब्रिंग, भाई ला सकते हो क्या? मी सम ऑरेंजेस। पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, कुड यू ब्रिंग मी सम ऑरेंजेस? ब्रिंग प्रेजेंट है ना, यूज कर दो कुड। नेक्स्ट, you lend me 50,000 rupees। पोलाइट रिक्वेस्ट है। she make a pizza for us। क्या वो हमारे लिए पिज्जा बना सकती है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। करो भैया कुड। कुड। तो जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट बतानी हो, लेकिन किसकी? प्रेजेंट की। फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, इसका मतलब प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने मॉडल्स को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है, आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। कोशिश की है मैंने कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। जितना बेहतर तरीके से मैं इसको आपको बता सकता था मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कितना ये समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। कोविड के टाइम में स्कूल भले ना खुले, लेकिन कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बने रहना चैनल के साथ। सब्सक्राइब चैनल को आपको करना है, साथ में इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है। और आपके जितने भी दोस्त, चाहे वो क्लास 10th के हों, चाहे कोई कंपटीशन के माहौल के हों, जितने भी दोस्त हों, उन सब तक इस वीडियो को आपको पहुंचा देना है। वीडियो की रीच इतनी हो जानी चाहिए कि ये वीडियो आग लगा दे यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।